मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन राजस्थान में कृषि उत्पादन का स्वरूप। इसका पीरियड है 1818 से 1949। अंग्रेजी में बोलें नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन राजस्थान ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। जो मैं इसमें ख़ास तौर पर बात करना चाहता हूँ, विषय ऐसा है कि ये आंकड़ों से ही समझ में आ सकता है, किंतु वीडियो की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो मैं कंसेप्चुअली जो स्थिति है, जो एक कंसेप्ट के लेवल पर मैं बातचीत करूँगा कि ब्रिटिश पीरियड में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में का स्वरूप जो उभर के सामने आया, वो कितना पर्याप्त था, कितना अपर्याप्त था, किसानों के कितना हित में था, और न केवल कृषि अर्थव्यवस्था बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में इसकी स्थिति क्या थी। कृषि की जब बात आती है तो कृषि को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्व होते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर। नंबर 1 है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इसको हम कहें संस्थागत कारक। संस्थागत कारक वह होता है जो भूमि के संबंधों को निर्धारित करता है कि जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का स्वामी कौन है, काश्तकार कौन है और किन शर्तों पर खेती होती है। तो जिसको हम बोलते हैं, अक्सर जब हम बात करते हैं एग्रेरियन सिस्टम की, तो हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज इटसेल्फ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज टेक्निकल, तकनीकी। और तकनीकी जो है वो फैक्टर संस्थागत फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यदि एक छोटा उदाहरण देता हूँ, यदि किसान को अपनी खेती पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है या पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है, तो वो उस खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक और नई विधियों को अपनाएगा। यही नहीं बल्कि स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त होने पर वो ऐसे उत्पादन बढ़ाने के उपाय करेगा जो स्थायी नेचर के हों, जो परमानेंट नेचर के हों। जैसे इरिगेशन के लिए कुआं बना लिया, या खेत को ठीक किया, संभाला, मिट्टी डाली, मिट्टी बदली, खाद डाला, अनेक उसमें सम्मिलित हैं। तो और दूसरा टेक्निकल में जो कि भाई कौन से औजार क्या हैं, टूल्स क्या हैं उनके, किन से वो खेती कर रहा है, टूल्स की क्वालिटी क्या है, वो कहाँ से सप्लाई होते हैं। तो जो लैंड रिलेशन को तय करते हैं संस्थागत फैक्टर, वो देखते हैं इन संस्थागत फैक्टर ने जो किसान हैं उसको कितना लिवरेज दिया है कि वह अपनी खेती का विकास अपने स्तर पर भी कर सके। लेकिन जिस काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश काल का, उस समय अधिकांश किसान जो है भूमि के स्थायी स्वामित्व से वंचित थे। तो जब वो स्थायी स्वामित्व से वंचित थे तो निश्चित तौर पर तकनीकी पक्ष कमज़ोर होगा ही। दूसरा क्या है कि स्थायी स्वामित्व न होने की स्थिति में किसान भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई स्थायी रूप के विकास कार्य नहीं करता था। इसके अलावा जो भूराजस्व का असहनीय भार था, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों के आने के बाद भूराजस्व में जो बेतहाशा वृद्धि हुई थी, उस भूराजस्व के अधिक भार के कारण जो किसान का जो अधिशेष है, जो सरप्लस है, उस सरप्लस को राज, जागीरदार और महाजन, ये तीनों मिल कर के उसका अपहरण कर लेते थे किसी भी रूप में। चाहे उसको इंस्टीट्यूशनल का जमा पहना दें कि भाई संस्थागत है, ये तो हक होता ही है, या कोई अन्य कारण हो। महाजन जो तत्व है, ये तत्व मध्यकाल में बहुत प्रभावी नहीं है, ये ब्रिटिश काल में प्रभावी हो जाता है, क्योंकि किसान की नकदी आवश्यकताएं बदलते परिवेश में बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो उन नकदी की सप्लाई का जो सोर्स है, इट वाज ओनली विलेज मनी लेंडर और महाजन और बोरा या सूदखोर, जो भी हम जिस शब्द का भी प्रयोग करना चाहें। तो जब
भारी राजस्व के कारण और इन जो बिचौलिए हैं इनकी वजह से जो धन चला जाता है, तो वो जो उसका सरप्लस बचना चाहिए था वो उस सरप्लस को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में खर्च करता, रीइन्वेस्ट करता, उसका स्कोप ही नहीं रह गया क्योंकि उसके पास अधिशेष बचता ही नहीं था। मैंने अपने एक वीडियो में राज्य के बारे में बताया था कि राज्य का तो अपना नियम बने हुए थे, किंतु जो राज्य के राजस्व कर्मचारी अधिकारी थे वे किसानों को दोनों हाथों से लूटते थे। इसके प्रमाण अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स में भरे हुए हैं। और आप देखिए जो अज्ञान के मतलब अशिक्षित किसान है, उस किसान को जो कुचक्र हैं इन लोगों के, राज्य के और राज्य के कर्मचारियों के, वो उसको समझ नहीं पाता और उसके में जो अनिश्चितता का भाव वो ये मानता है कि यही राजा है, यही शासक है, जो उसको इमीडिएट जो कर्मचारी है, अधिकारी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो किसान हैं बदलते परिवेश में परंपरागत खेती के लिए भी महाजन पर डिपेंड कर रहा है, उससे कैसे आशा की जा सकती है कि नवीन खेती या खेती के आधुनिकीकरण के लिए वो संसाधन जुटा पाए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल खेती है उसके बीज के लिए ख़ास तौर पर बैल और बीज और औजार, इनके लिए कर्जा लेना पड़ता था। कुछ औजार तो ऐसे होते थे जो गांव में, वैसे गांव में ही बनते थे, किंतु गांव में दोनों सिस्टम थे। एक तो जजमानी सिस्टम था, जो औजार बनाने वाले थे वे उसके बदले में अनाज लेते थे, लेकिन उसमें लिमिट्स तय रहती थी कि ये जो अनाज ले रहे हैं कस्टमरी हर साल जो लेते हैं, इसमें कौन कौन सा काम हम करेंगे। यदि कोई नई चीज़ होगी तो उसकी अलग से कॉस्ट लगेगी। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि जब उसके पास परंपरागत खेती, अगर उसका बैल मर गया तो उसे बैल खरीदना है, उसके पास सरप्लस है नहीं तो पैसा कहाँ से लेगा, महाजन के पास जाएगा। बुआई का टाइम आ गया, बीज नहीं है, वैसे नॉर्मली बीज रखते थे किसान अपना, लेकिन नहीं भी होता था तो फिर वो बीज उसको वो भी कर्जे पे लेना पड़ता है। इसके अलावा जो औजार उसको नए बनवाने, जैसे बैलगाड़ी लेनी है, बैलगाड़ी जजमानी सिस्टम में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कारपेंटर को पे करना ही पड़ेगा। तो चाहे वो अनाज के रूप में हो, लेकिन उससे भार तो बढ़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि महाजन से कर्जा केवल कैश लिया जाता था, अनाज भी लिया जाता था जब जैसे ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं इस पर ज़्यादा न जोर देके आगे की बात करूं तो एक चीज़ ये हुई, ब्रिटिश इम्पैक्ट के अंतर्गत कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया, क्योंकि परंपरागत जो व्यवसाय थे उनका तीव्र गति से ह्रास हुआ, उनकी तीव्र गति से उनका पतन हुआ। खास तौर पर जो कुटीर उद्योग थे, और इस लेवल के कुटीर उद्योग जो एक गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उत्पादन करते थे, और उनका उत्पाद शहरों में, कस्बों में और राज्य के बाहर भी जा सकता था, उनका तेज़ी से पतन हुआ अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत। जो परंपरागत सैनिक व्यवसाय में लगे लोग थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये जो सारी जनसंख्या ट्रेडिशनल व्यवसाय में जो लगी थी, जहाँ जहाँ से उनका व्यवसाय खत्म हुआ, वो पूरी भीड़ कृषि की ओर मुड़ने लगी। तो कृषि इस तरीके से, कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार इसके आधुनिकीकरण में बाधक था। इसके जो मैंने एक आंकड़े, बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं मिले मेरे को, तो जो आंकड़े मिलते हैं वो हर स्टेट का अलग अलग बनता है। कंसोलिडेटेड आंकड़ा पूरे राजस्थान का बहुत मुश्किल से मिलता है। तो एक आंकड़ा मिला है कि जो कृषि भूमि है 1821 में ले रहा हूँ, जो 1818 वह वर्ष है जब अंग्रेजी सत्ता का यहाँ कायम होती है राजस्थान में। तो 1821 में जो कुल कृषि रकबा था राजस्थान का वो 3,60,00,000 एकड़ था, जो 1951 का मतलब हो गया पूरा 130 वर्ष, 1821 से 1951 आज़ादी के बाद। तो ये जो रकबा है वो 5,32,00,000 एकड़ है। तो 130 वर्षों में 1,72,00,000 एकड़ कृषि रकबे की वृद्धि हुई, जो बहुत उल्लेखनीय नहीं है। और ये जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के पीछे कारण ये नहीं है कि खेती का बहुत विस्तार हुआ है या कृषि दशाओं में सुधार हुआ है। इसका एक कारण तो है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनके पास जब वैकल्पिक व्यवसाय के अभाव में, कुटीर उद्योगों के पतन के बाद या सैनिक जातियों की जो समस्या आई, तो उन्होंने खेती की ओर रुख किया, तो नए खेत भी जोते गए, बनाए गए।
दूसरा क्या हुआ है, कृषि बंदोबस्तों के माध्यम से कृषि की पैमाइश करके उसका सही आंकड़ा डेवलप करने की कोशिश की, उसका एक कारण है। इसके अलावा जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी जिसमें जंगल थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट टाइप, जहाँ से लोग ईंधन या घास लकड़ी लेते थे, उन सबको भी कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाने लगा। इवन गोचारा भूमि भी जहाँ अवसर मिला वहाँ उसको कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो वृद्धि है ये कोई बहुत उत्साहवर्धक वृद्धि नहीं है। अब मैं आता हूँ कि राजस्थान के कृषि उत्पादन के स्वरूप को समझने के लिए हमें फसलों के बारे में देखना होगा। जो फसलें हैं वे फसलों पर भी दो फैक्टर डिपेंड करते हैं। एक तो भौगोलिक दशाएं। निश्चित तौर पर राजस्थान की भौगोलिक दशाएं बड़ी अनइवन हैं, समान नहीं है, बहुत असमानता उनमें है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं बारिश नहीं होती है, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है। तो इस तरह के ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं, लेकिन उन वेरिएशंस के होते हुए भी किसानों ने सदियों में रहते हुए खेती के विशेष तरीके विकसित तो कर लिए, किंतु जो बदलते परिवेश में जब देखा कि किसान की जो इंडिपेंडेंस थी, एक ऑटोनॉमी थी खेती में, वो ऑटोनॉमी ब्रिटिश साम्राज्य के बाद ख़त्म हो गई और उनके ऊपर जो भूमि के मालिक हैं, भूमि के अधिकारी हैं, उन सब का बोझा बढ़ता चला गया। सारे बोझ तो किसान ही ढो रहे थे ना। अभी आज भी बात की जाती है कि किसानों से टैक्स नहीं लिया जाता। अरे भाई, टैक्स क्यों लोगे आप देखें कि जब मेजॉरिटी जिन लोगों की किसानों की है, किसान कपड़ा सबसे ज़्यादा कपड़ा किसान ही पहनेगा ना, चाहे एक एक जोड़ी तन ढकने के लिए ले, तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? सबसे ज़्यादा टैक्स किसान ही देता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं उपभोग की जो टैक्स से मुक्त हो, हर एक पर टैक्स देना है उसको। तो किस तरह जो नज़रिया है किसान को देखने का, अब तो नज़रिया और भी परिवर्तन हुआ है। अब तो किसान को ऐसे देखने लगे हैं ये कोई दूसरे ग्रह का आदमी है और ये जो है, मतलब उसके बारे में अच्छी ओपिनियन रखते नहीं लोग। एक बहुत ही पुअर ओपिनियन इमर्ज हुई है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर, मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा। तो राजस्थान में दो फसली मौसम था, दो फसलें होती थी, क्योंकि कई जगह तो ऐसा है कि फसल क्रम जहाँ अधिक उपजाऊ इलाके वहाँ 3 फसलें भी होती हैं। कईयों में राउंड द क्लॉक क्रॉप्स चलती रहती हैं, ज़मीन कभी खाली नहीं रहती। राजस्थान में 2 कृषि मौसम थे। एक को बोलते थे खरीफ, जिसे सियालू या सावणू भी कहते थे, और दूसरी थी रवि अथवा उनालू। खरीफ की फसल अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि खरीफ की फसल में मोर देन 90% फसल केवल बरसात पर ही निर्भर थी। उसमें जो सिंचाई के साधनों की, तालाब की, बांध की, कुएं की आवश्यकता नहीं होती थी, उसमें पानी देना ही नहीं होता था। जो बरसाती पानी है उसी से ये फसल होती थी, और ये इतनी महत्वपूर्ण फसल थी क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के साधनों का अभाव था। तो खरीफ की फसल जो प्राकृतिक जो साधन है बरसात का, उसी से ये होती थी, और इसी से राजस्थान के किसानों के खाद्यान्नों की और उनके पशुओं के चारे की व्यवस्था होती थी। वे इस पर ही निर्भर करते थे। जो किसानों की मेजॉरिटी है, या हम कहें इवन जो ग्रामीण जन मेजॉरिटी, वो खरीफ की फसल पर ही निर्भर करता, क्योंकि ये इस तरह की कहावत उस समय बन गई कि भाई जो खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए जो खरीफ की फसल है, किसान उसकी तरफ देखता है, और महाजनों और राजस्व अदा करने के लिए वो रबी की फसल की ओर देखता है। यहाँ इसका मतलब ये निकल रहा है कि खरीफ की फसल मूल्यवान अधिक नहीं थी, मतलब उसमें कैश नहीं ज़्यादा मिलता था, किंतु उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी। और जो रबी की फसलें हैं वो ज़्यादातर कैश क्रॉप्स थी, उनके बदले कैश अच्छा मिल सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि खरीफ की फसल महत्वपूर्ण इसलिए थी कि उसमें आपको ना तो पानी का, इसके अलावा उसकी में श्रम भी कम लगता है, और उसमें जो पैदावार है वो यहाँ की जो धरती है उसके अनुकूल है, तो पर्याप्त पैदावार भी देता है। तो इस तरह से जो खरीफ की फसल है, यदि ये ख़राब हो जाती थी तो अकाल पड़ जाता था। अभाव पैदा हुआ, अकाल शुरू हुआ, और अकाल शुरू हुआ तो अकाल की जो इंटेंसिटी या गंभीरता है वो और बढ़ जाती थी। तो हम जो पूरे राजस्थान का आकलन करें तो पश्चिमी राजस्थान में तो पश्चिमी और
उत्तरी राजस्थान में तो 90% भूमि पर खरीफ की फसल ही होती थी, 10% में रबी की फसल थी। पूर्वी राजस्थान में जब आते हैं और इवन दक्षिण पूर्व में भी आते हैं, तो यहाँ पर जो खरीफ की फसल है, जैसे खासतौर पर मैं जयपुर का उल्लेख करूँ तो जयपुर में 67% खरीफ थी और 33% रबी थी। अलवर भरतपुर में 65% खरीफ थी और 35% रबी थी। और जो ख़ास तौर पर कोटा बूंदी का इलाका है, यहाँ कई जगह 60-40 का भी रेशो था। तो इस तरह से क्या है कि अधिकांश जो है यहाँ खरीफ की फसल ही होती थी, रबी की फसल अधिक नहीं थी। तो आप ये देखें कि जब रबी की फसल ज़्यादा मूल्यवान थी तो ये यहाँ किसान क्यों नहीं उपजाता था? उसका सबसे बड़ा कारण सिंचाई के साधनों का अभाव, क्योंकि रबी की फसल बिना सिंचाई के साधन के, अधिकांश कुछ ऐसी फसलें थी जो बिना पानी की होती थी, मैं उसका आगे उल्लेख करूँगा, लेकिन अधिकांश फसलें ऐसी थी जिनको पानी की आवश्यकता थी। दूसरी बात क्या है कि रबी की जो फसलें हैं उनमें श्रम और लागत दोनों ही अधिक लगती थी। और तीसरी बात, रबी की फसल ना करने के पीछे तकनीकी पिछड़ापन भी था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से केवल बरसाती फसल ही खास तौर पर उगाई जाती थी। बरसाती जो मौसम था, आषाढ़ या श्रावण मास में बुआई होती थी और कार्तिक या आसोज माह में उस फसल की कटाई होती थी। कुछ ऐसे होते थे जिसमें 2 फसल हो सकती थी और कुछ ऐसी थी कि जो रबी की अधिकांश फसलें थीं उस समय वे ऐसी थीं उनमें एक ही फसल होती थी, उसे साल भर तैयार किया जाता था और बुआई के टाइम पर बुआई करने के बाद एक फसल ही ली जाती थी, तभी अच्छी फसल आती थी। वरना 2 फसल करेंगे तो उसमें रबी की फसल का उत्पादन इतना कम होगा कि लागत भी नहीं निकल सकेगी। तो ऐसी स्थिति में एक फसली ज़मीनें दोनों क्षेत्र में होती थी। तो इसमें जो खरीफ की फसल है, इसमें सबसे प्रमुख जो है वो बाजरा की खेती होती थी। बाजरा पश्चिमी राजस्थान में लगभग 75% जो टोटल रकबा बोया जाता था खरीफ की फसल में, उसका 75% जो हिस्सा है, 3/4 पश्चिमी राजस्थान में वो बाजरा, और उत्तरी राजस्थान में भी वो बाजरा के अंतर्गत ही होता था। 1921-26 का एक आंकड़ा मिला है जिसमें जोधपुर राज्य, क्योंकि वहाँ पर कुछ और भी उपजाऊ क्षेत्र थे, वहाँ के बारे में 56% भूमि पर बाजरा होता था। अलवर राज्य में 43% पर, भरतपुर में 40% पर, जयपुर में 60% पर। तो आप देखिए कि ये जो अधिकांश है वो बाजरा ही यहाँ की मुख्य फसल थी और बाजरा ही से एक तो पशुओं को चारा मिलता था, इसके अलावा जो भोजन के लिए, चाहे वो राबड़ी चाहे रोटी, जिस रूप में चूरमा जो भी चीज़ उपयोग करें, बाजरा ही सबसे अधिक प्रचलन में था। और ये जो फसल है बाजरा की, ये पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में थी ही, साथ ही साथ जो मैंने गिनाए जोधपुर अलवर राज्यों में भी थी, भरतपुर धौलपुर करौली मतलब ईस्टर्न राजस्थान में भी बाजरा होता था। ये दक्षिण राजस्थान में बाजरा लगभग नहीं होता था। जैसे ख़ास तौर पर हम जाएं तो मेवाड़ में या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारा जो इलाका है इसमें अधिकांशतः मक्का की खेती होती थी। मक्का ही वहाँ का प्रसिद्ध, मतलब सबसे अधिक। बाजरा जो एडजॉइनिंग एरियाज थे, जो ये भीलवाड़ा का जो इलाका है मेवाड़ का, उसमें बाजरा होता था, बाकी बाजरा कम होता था। तो ये जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो पश्चिमोत्तर और पूर्वी राजस्थान था, जहाँ बाजरा की खेती होती थी। दूसरा जो उत्पाद है वो मक्का था। मक्का जो है प्रमुख तौर पर तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, अजमेर, इन इलाकों में अधिक होती थी। और कुछ जगहों पर जयपुर, अलवर, करौली और टोंक राज्यों में भी, जहाँ पहाड़ी, पथरीली या और तरह की ज़मीन होती थी, वहाँ ये मक्का की खेती होती थी। इसके बाद तीसरी फसल थी ज्वार। ज्वार खास तौर पर तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, बूंदी, झालावाड़, कोटा, टोंक, उदयपुर तथा प्रतापगढ़, इनमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इन स्थानों पर ज्वार पैदा होती थी। और कहीं कहीं पूर्वी राजस्थान में खास तौर पर जयपुर, अलवर, भरतपुर, यहाँ भी ज्वार की पैदाइश होती थी। लेकिन ज्वार का उपयोग पशुओं के चारे के लिए, हरे चारे के लिए, चरी के रूप में संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय था
और इसमें ज्वार के साथ साथ कुछ दलहन, खास तौर पर तो चौला, ग्वार, मोठ, इनको मिक्स कर दिया जाता था। तो इसका जो मिलाकर के चारा बनता था वो बहुत पौष्टिक माना जाता था। तो चरी के रूप में ज्वार का उत्पादन, मतलब ज्वार का उत्पादन नहीं, वो पकने देते नहीं थे, हरे चारे को ही काट करके पशुओं को खिलाते थे। तो चरी के रूप में ये सब जगह प्रचलित थी। इनके अलावा जो खरीफ की फसलों में कुछ जंगली अनाज थे, उन जंगली अनाजों में खास तौर पर सवा, मकरा, बट्टी, ब्रूट, कागरी, कोदरा, मलूचा, जिरनी, चिरी का चौला, इस तरह के कुछ जंगली अनाज थे। ये जंगली अनाज अधिकांश तो ऐसे थे जो स्वतः ही उगते थे, ज़मीन में इनका बीज रहता था। लेकिन कुछ जगह संभाल करके, खास तौर पर ये जो कोदरा है, आपका कागरी है या बट्टी है, सवा है, मकरा है, इसकी खेती भी होती थी, लेकिन ये सीमित रूप में होती थी। इन जंगली धानों को खास तौर पर जो गांव का श्रमिक वर्ग था वो एकत्रित करने का काम करता था। और इसमें खास तौर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो व्रत, उपवास या अन्य उसमें काम आती थी। सवा, मकरा वगैरह जो हैं, तो वो सवा के चावल कहते थे, उसकी खीर बना के लोग खाते थे। तो ये उससे कुछ आमदनी हो जाती थी। ये जो जितनी भी खाद्यान्न फसलें में जो बात कर रहा हूँ राजस्थान की खरीफ के अंतर्गत, इनकी अधिकांश की कॉमर्शियल वैल्यू लोकल ही थी। ऐसी कोई फसल नहीं थी एक्सेप्ट बाजरा और कुछ मक्का कि जिसका हम बाहर भेजी जा सकें। ये दो आइटम थे जो थोड़ी बहुत मात्रा में राजस्थान के बाहर भी जाते थे, वरना तो ज़्यादातर जो उत्पादन था वो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। और स्थानीय मतलब राजस्थान स्तर पर लोकल ट्रेड था। लोकल ट्रेड में क्या है कि जो सरप्लस अनाज है वो या तो महाजन या भोरा के पास ही चला जाता था या राज्य के लोगों के पास भी रहता था, और नहीं तो वो जो है मंडियों में जा कर के और वो आगे व्यापारी उसका ट्रेड करते थे। तो ऐसी कोई फसल नहीं थी जिससे बहुत अधिक कमाई कर सकें। इसके अलावा जो खरीफ की फसल से खाद्यान्न में चावल आता है, चावल के उत्पादन में राजस्थान पिछड़ा ही रहा। आज भी चावल होता है, वो बात अलग है। अब एक ऐसी कोटा और बूंदी में खास तौर पर बासमती चावल का और बारां में बासमती चावल की खेती होने लगी है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है। लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ तब खास तौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन आदिवासी क्षेत्रों में भी चावल होता था। अलवर, भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में होता था, कोटा, बूंदी में होता था। तो वो थोड़ा लोअर क्वालिटी का होता था और उस चावल का भी आउटसाइड मार्केट नहीं था। मोर और लेस इट वाज कंज्यूम एट लोकल लेवल। इसके अलावा खरीफ की फसल में कुछ दलहन थी, जैसे मोठ और मूंग पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमोत्तर राजस्थान की प्रमुख फसल थी। और दक्षिणी राजस्थान की सबसे प्रमुख दलहन फसल थी उड़द, जिसमें ये मेवाड़ का इलाका खास तौर पर आता है। और इसके अलावा सभी जगह पर मोठ, मूंग, उड़द और चौला, ये चार दालें इस खरीफ की फसल में पैदा होती थी। और एक फसल होती थी अरहर की, जो बहुत कम मात्रा में होती थी, किंतु अरहर जो है एक ऐसी फसल थी जिसकी बुवाई खरीफ के साथ होती थी और कटाई रबी के साथ होती थी। अब उस फसल को दोनों में ही खरीफ और रबी में शामिल किया जाता था। इसके अलावा खरीफ में कुछ, ये तो हुई खाद्यान्न और दलहन, जिनका खास तौर पर स्थानीय स्तर पर ही उपयोग होता था। इसके अलावा कुछ नकदी फसलें भी राजस्थान में थीं, किंतु उनकी कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ नहीं पाई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो यहाँ का जो अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक जो संरचना थी यहाँ के इकोनॉमी की, उसका परिणाम था। अन्य फसलों में ग्वार है, तिल है, तो ग्वार सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल में ग्वार बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो ग्वार का जो पाउडर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। राजस्थान में इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेट 1900 के बाद 1904-05 के आसपास यहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो उसमें ग्वार का उपयोग होने लगा। बाकी खास तौर पर ग्वार जो है पशुओं के जो उसका बाट होता है और उसका जो भोजन होता है पौष्टिक, उसको खास तौर पर ग्वार उपयोग में होती थी। और हरी ग्वार की फलियाँ यह सब्जी में काम आती थी। बाकी तो पकने पर वह ग्वार जो है ख़ास तौर पर या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाउडर के रूप में काम आती थी, नहीं तो पशुओं के चारे के रूप में काम आती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो फसल थी तिल की थी। तिल की फसल
उन इलाकों में होती थी जहाँ बरसात कम होती थी। अधिक बरसात वाले इलाके में तिल नहीं हो सकता था, वहाँ तिल का पेड़ ही गल जाता था, उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सेमी एरिड और एरिड जोन में तिल की खेती पर्याप्त होती थी। लेकिन तिल पर बेस्ड कोई उद्योग तो यहाँ थे नहीं, क्योंकि उस ज़माने में राजा और सामंतों ने किसी भी तरह के उद्योगों को विकसित करने या उसको एनकरेज करने की कोशिश ही नहीं की। और जो तेली गांव में तेल निकालते थे, वे क्या है कि वो जजमानी सिस्टम के अंतर्गत काम नहीं करते, वो जो हैं अपना माल तैयार करके बेचते थे। तो उनकी जो उत्पादन क्षमता थी वो इतनी सीमित थी कि उस एक गांव में पैदा होने वाली संपूर्ण तिली को वो तेल निकाल भी नहीं सकते थे। तो तेल तो नहीं, लेकिन तिल का थोड़ा बहुत बाहर राजस्थान के बाहर तिल जाता था। मूंगफली राजस्थान में बहुत लेट से आई, क्योंकि मूंगफली खास तौर पर खानदेश और गुजरात की फसल थी। यहाँ भी 19वीं सदी में खास तौर पर लोकप्रिय होती है। और राजस्थान में तो हम देखते हैं ये 1930 के बाद फसलों के नक्शे पर दिखाई देने लगती है। 1928 में जयपुर स्टेट ने बस्सी में एक प्रायोगिक कृषि फार्म स्थापित किया। उस प्रायोगिक कृषि फार्म में खास तो सभी फसलों को विकसित करने की बात थी, लेकिन मूंगफली पर विशेष ध्यान दिया गया। तो 1930 के बाद देखते हैं जो मूंगफली है वो जयपुर तो है ही, जयपुर के अलावा कोटा, करौली, अजमेर और में ये लगभग मतलब छोटे पैमाने पर पैदा पहले से ही होती थी। इसके अलावा जो एक फसल और है जो कॉमर्शियल थी वो था कपास। कपास में अंग्रेज़ों की भी रुचि थी। 1886 में गवर्नर जनरल ने सभी स्टेट्स को एक पत्र लिखा था, जिसमें अपने अपने राज्यों में कपास की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। लेकिन कपास जो है बहुत मूल्यवान भी थी और उपयोगी भी थी, और कपास ट्रेडिशनली भी पैदा होती थी। ऐसा नहीं है कि कपास कोई अंग्रेज़ लेकर के आए थे, अंग्रेज़ लेके नहीं आए, कपास तो हमारी अपनी फसल थी। लेकिन अब विशेष जब ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन किसी भी तरह के कारखाने के अभाव में ये ज़्यादा विकसित नहीं हुई। बाद में हम देखते हैं कि 1900 के बाद में जैसे ख़ास तौर पर अजमेर मेरवाड़ा जो ब्रिटिश प्रांत था, उस ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, विजयनगर इन इलाकों में कपास ऊटने के कारखाने लगे। उसके बाद टेक्सटाइल मिलें भी लगने लगी, मेवाड़ मिल भी आई, उम्मीद मिल भी आई। तो ये सब जो है 1904 के बाद की हैं। तो उससे थोड़ा कपास की तरक्की तो हुई, लेकिन कपास का क्या था, एक तो कपास बहुत नाजुक फसल थी, उसमें वो भूई आने के पहले, डोड़ा आने के पहले कीट पतंगे उसको बहुत नष्ट करते थे। एक तो इसलिए उसको बचाना मुश्किल होता था। दूसरा क्या है, कपास की जो बुवाई है वो आषाढ़ या सावन में नहीं होती थी, इसकी बुवाई तो बिल्कुल गर्मी में होती थी, ज्येष्ठ मास में, और उस समय पानी से ही इसको उगाया जाता था और पानी से इसको पनपाया जाता था। किंतु जब बरसात आ जाती थी उसके बाद फिर इसको आवश्यकता नहीं पड़ती थी पानी देने की। लेकिन गर्मी में पानी को कुओं में पानी कम हो जाता है, बांधों में भी पानी कम हो जाता है, तो पानी की उपलब्धता भी बहुत अधिक नहीं थी और आवश्यकता थी लोगों की, लेकिन लोगों के जो है क्षमता के बाहर था कि वो किसी प्रकार से इस फसल को बढ़ा सकें। लेकिन 1927 में ख़ास तौर पर एक परिवर्तन हम देखते हैं राजस्थान में। गंगा नहर जब खुली 1927 में, तो जो गंगानगर का इलाका है वो कपास का एक नया क्षेत्र बना। बाकी तो भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, ये जो इलाके हैं सब ट्रेडिशनली कपास के ही हैं। अजमेर में काफ़ी इलाके थे, अजमेर और अजमेर के एडजॉइनिंग रिस्ट स्टेट्स के इलाके में भी, मेवाड़ में भी, इधर जो है मारवाड़ में भी होता था कपास। तो कपास तो मोर और लेस सभी जगह था। लेकिन ये गंगा नहर के बनने के बाद 1927 के बाद गंगानगर क्षेत्र में इसकी ये बढ़ता है। इसके बाद जो आता है वो है गन्ना। गन्ना ऐसा है कि गर्मियों में इसमें पानी लगाओ, फिर बरसात में ये पनपता है और इसकी कटाई थोड़ा ये लेट शुरू होती है। इसकी कटाई का मौसम अधिकांशतः ये फरवरी मार्च के आसपास, मतलब ये बीच में दोनों फसलों के बीच का फसल है ये। तो ये गुड़ जो है ये गन्ना राजस्थान में होता था और ये ख़ास तौर पर जयपुर
अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन ज़िलों में आप देखें तो पुराने पत्थर के कोल्हू जगह जगह मिलते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ गन्ना भारी मात्रा में होता था। तो वह गन्ना तो मध्यकाल, वो जो कोल्हू हैं वो मध्यकाल के हैं, तो मध्यकाल में गन्ना होता था। लेकिन बाद में इसको भी सिंचित भूमि की जरूरत थी। बाद में ये कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, आधुनिक जिलों में सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब इलाकों में गन्ना होता था। बाद गन्ना पे बेस्ड गन्ने के सीरा की फल मिलें और ये खणसारी की मिलें ये भी लगाई गई थी। लेकिन इसका अधिक विकास इसलिए नहीं हो सका क्योंकि गन्ना भी खास तौर पर सिंचाई पर आधारित बनी थी और सिंचाई के अभाव में ये संभव नहीं था। और गन्ने के बारे में जो कर्नल टॉड ने अपने वृत्तांत में लिखा है, उन्होंने कहा गन्ना यहाँ पैदा होता है, लेकिन उन्होंने एक कैलकुलेशन किया है कि गन्ने की खेती करने में 1 बीघा में कितना खर्चा आता है। तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया, 1 बीघा गन्ना करने में 238 रुपये खर्च होते हैं और उससे आमदनी 200 ही होती है, तो किसान को 38 रुपये का लॉस होता है। तो प्रश्न ये उठता है फिर वो कर क्यों रहा है किसान? कर वो इसलिए रहा है कि इन 238 रुपये में जो काउंट किया है कर्नल टॉड ने, उसने किसान की मेहनत, किसान के बैलों का किराया, किसान के औजारों का किराया, इन सब खर्चों को उसमें शामिल किया है। जबकि किसान अपने श्रम को तो कभी कैलकुलेट ही नहीं करता, आज भी कैलकुलेट नहीं करता वो, तो उस समय वो कैलकुलेट नहीं करता था। तो उसको लाभ ये हो जाता था कि भाई चलो अपनी ही मजदूरी कर ली, उसके बदले में 200 तो मिले, 38 का लॉस है तो हमारी मजदूरी का ही लॉस है, बाकी वैसे हमें नुकसान नहीं है। लेकिन आगे बढ़ इसलिए नहीं पाया कि हम ये देखते हैं कि 19वीं सदी में यहाँ गुड़ खणसारी पर या टैक्सेज बहुत थे। कर्नल टॉड ने न केवल गुड़ के ऊपर जो लगने वाली लागें हैं, जो लाग वसूल की जाती थी, वे बहुत ही ज़्यादा थी, उनका वृत्तांत यहाँ संभव नहीं है दे पाना। और दूसरी बात ये बताई कि 19वीं सदी में गन्ने के उत्पादन में गिरावट आती है राजस्थान में, और आज़ादी तक तो ये लगभग ख़त्म होने की स्थिति में आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती तेज़ी से बढ़ती है और यूपी से, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत था उस समय, यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में गुड़ की खेती, गन्ने की खेती बहुत तेज़ी से हुई। खासतौर पर वेस्टर्न राजस्थान में बहुत बढ़ावा मिला उसको। तो वहाँ का जो गुड़ और खणसारी थी वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी। बरेली और मेरठ 2 जगह से गुड़ खणसारी की आपूर्ति राजस्थान में होने लगी। तो सस्ती अच्छी जब वहाँ से आने लगी तो जो स्थानीय उत्पादन है वो अपने आप ही उसने वो कम हुआ। इसके अलावा जो खरीफ की फसलों में जो फसलें थी, जूट और सन था। जूट में खास तौर पर को अच्छी क्वालिटी का जूट तो राजस्थान में नहीं होता था, किंतु पटसन, फुलसन और भिंडसन, ये 3 तरह के सन पैदा होते थे। और ये सन जो है विभिन्न प्रकार के रस्से, अपने जो है कुआं चलाने के लिए लाव और पशुओं को बांधने के लिए रस्से, इसके अलावा खाटों के लिए बांध, ये सब तैयार होता था। तो इसका जो है कॉमर्शियल वैल्यू स्थानीय ही थी, आउटसाइड इसकी वैल्यू नहीं थी और इस पर बेस्ड कोई उद्योग नहीं थे। बाद में कुछ टाट पट्टी और सुतली आदि के कारखाने तो बने, किंतु वे अधिक नहीं बढ़े और उसके लिए भी रॉ मटेरियल ये सन भी काम में आता था, लेकिन बाहर से पटसन बंगाल से मंगवा लिया जाता था, वो काम में आने लगा। और ये जो इसके अलावा हम देखते हैं कि अब इसकी दूसरी फसल रबी की फसल थी, जिसके बारे में मैंने बताया कि कहीं रबी की फसल 10% थी, कहीं 33% थी, कहीं 35% थी। दिस वाज द लिमिट, है ना। एक आध जगह कहीं 40% रही होगी। तो ये जो ख़ास तौर पर रबी की खाद्यान्न फसलें हैं, इनमें गेहूँ सबसे मूल्यवान था। अगर गेहूँ को हम कॉमर्शियल क्रॉप्स भी कहें, नकदी फसल कहें, तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि गाँव में तो 100% लोग गेहूँ नहीं खाते थे। गेहूँ केवल मेहमानों के आने पर या तीज त्यौहार या शादी ब्याह आदि में ही गेहूँ का वो खाने में काम लिया जाता था। बाकी गेहूँ ज़्यादातर शहर और कस्बों के भोजन का अंग था। तो
ये इसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी थी। किंतु गेहूं की खेती करना सबसे मुश्किल होता था, क्योंकि गेहूं में कम से कम 5 या 6 बार पानी लगाना होता था। तो 5 और 6 बार पानी लगाना बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। इसके अलावा गेहूं अच्छा पैदा करना है तो खेत में एक ही फसल करनी होगी। इसके अलावा देसी खाद डालना होगा। ये सारे उपक्रम के बाद गेहूँ पैदा होता था। दूसरा जो खाद्यान्न था वो था जौ। जौ एक ऐसा था जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय था, और जौ 1 या 2 बार पानी लगाने से भी पैदा हो जाता था। और जौ जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों का, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान के लोग तो 12 महीने बाजरा उनकी प्रेफरेंस थी। ये जो दक्षिण पूर्वी और जो खासतौर पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर जो है जौ का खाने में बहुत चलता था, जौ के साथ चना मिला करके। तो जौ ऐसा है कि जिसमें कम सिंचाई चाहिए थी। और तीसरा था चना। चने में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती थी और ना उसमें लगाया जाता था उस समय। और चना जो है वो बरसात के ही आधार पर या ज़मीन में जो नमी है उससे ही पैदा होता था। गेहूं की जो फसलें बाद में नए रूप में आई, वो सबसे प्रमुख खासतौर पर गंगानगर गेहूं उत्पादन 1927 के बाद जो है फसलों के मैप पर अपीयर होता है। इसके अलावा जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी गेहूं वहाँ इतना था कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी गेहूं बेचता था। राजस्थान के बाहर तो गेहूं बेचने की स्थिति नहीं थी, लेकिन राजस्थान का चना कई बार बाहर जाता था। नकदी फसलों में खासतौर पर सरसों, तारामीरा, लाहा, ये सभी थे। लेकिन इनका भी ख़ास तौर पर तेल तो स्थानीय स्तर पर ही निकलता था और स्थानीय स्तर पर ही वो खप जाता था। किंतु सरसों कहीं तेल मिलों के लिए संयुक्त प्रांत में ख़ास तौर पर भेजी जाती थी। इसके अलावा जो गर्मी की फसलें हैं, रबी की फसल, उसमें कुछ मसाले होते थे जिसमें ख़ास तौर पर जीरा, धनिया, सौंफ, मिर्ची, इनका उत्पादन अधिकांशतः किसान तो अपने घरेलू खर्च के स्तर पर ही करते थे। और सरप्लस होता था तो उसे कि मंडी नहीं ले जाना पड़ता था, किसी पंसारी की दुकान पर नहीं ले जाना पड़ता था, वो उसको स्थानीय स्तर पर भी खरीद बिक्री हो जाती थी। इसके अलावा लहसुन और प्याज ये भी रबी की फसल में ख़ास तौर पर पैदा होती थी। इसके अलावा एक अन्य चीज़ थी तंबाकू, लेकिन तंबाकू भी स्थानीय कंजम्पशन के लिए होती थी। नील यहाँ बहुत प्रसिद्ध थी, किंतु नील 20वीं सदी के आरंभ से ही समाप्त होने लगी। और 20वीं सदी में सिंथेटिक नील, कृत्रिम नील के यूरोप में आविष्कार के बाद जो ये प्राकृतिक नील थी, ये जो राजस्थान की नील बहुत प्रसिद्ध थी, बयाना इसके लिए ख़ास तौर पर जाना जाता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इसके बाद अफ़ीम यहाँ की महत्वपूर्ण रबी की फसल थी, जिसमें कैश भी मिल सकता था। और ये ख़ास तौर पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और मेवाड़, इन इलाकों में होती थी। किंतु 1902-03 के बाद इसके उत्पादन में गिरावट आई, क्योंकि इसकी खेती पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। प्रारंभ में तो इसके लाभ लेने के लिए अंग्रेज़ों ने इस पर मोनोपोली कायम की, तो उनकी जो मोनोपोलिस्टिक पॉलिसियाँ थी उसने भी हतोत्साहित किया किसानों को, और जो व्यवहार था उनका उससे भी किसान हतोत्साहित हुए। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मांग होने लगी कि अफ़ीम एक ऐसा उत्पाद है जो कि नशे का है, और उसके कई दुष्परिणाम हैं। मोरल ग्राउंड्स पर भी इसकी खेती को कम करने की बात आई। तो जहाँ 1902-03 में ये जो पूरे राजस्थान में 21,699 बीघा अफ़ीम होती थी, वहीं 1923 में घटकर ये 8,112 बीघा ही रह गई। इनके अलावा कुछ प्राकृतिक उत्पाद थे यहाँ पर, जिस तरह पर खासतौर पर पूला होता था। पूला से छान, झोंपड़े, मूंज, बान आदि की आपूर्ति होती थी। पाला था तो ये पूरा पाला, इसके अलावा ईंधन वगैरह ये सब जो है सभी को, ग्रामजनों को तो लगभग जो जिनकी खेती भी नहीं होती थी, मजदूर भी, वो भी लकड़ी घास बीन करके अपना गुजारा कर सकते थे। तो कुल मिला के जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं थी, किंतु उनकी उपभोग की वैल्यू बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि पूला, पाला ये जो है सब पशु आहार और ईंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो दैट वे जो ये है उसमें काफ़ी कुछ व्यवस्था ठीक थी। इसके अलावा फलों के बारे में बात जब आती है तो फल तो राजस्थान में ख़ास तौर पर
ये है खूबानी, शरीफा जैसे सीताफल कहते हैं, अमरूद, आम, सहतूत, नारंगी, संतरा, नींबू, आड़ू, केला, आलू बुखारा, अनार, इमली, गूलर, जामुन, फालसा, ये सभी कुछ होता है। केवल ड्राई फ्रूट्स राजस्थान में नहीं हो सकते, यहाँ सेब और वगैरह नहीं हो सकते। और एक संतरा तो अभी भी राजस्थान में, अमरूद और संतरा और ख़ास तौर पर अचार का आम, ये तो राजस्थान का भी प्रसिद्ध है। लेकिन उस समय क्या था, बाग बगीचे केवल या तो राजघराने के होते थे, नहीं तो जागीरदारों के पास होते थे। किसानों के पास रेयर ही हुआ करता था कि उनका अपना बगीचा हो। बगीचा होना एक शान थी, एक स्टेटस सिंबल था। तो फलों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर स्थानीय आपूर्ति के लिए भी लगभग नहीं होता था। और ये हम देखते हैं केवल एक प्रयास 1945 में जयपुर में हुआ, जब एक कमेटी गठित की जयपुर स्टेट ने, और उस कमेटी विशेषज्ञों की समिति जिसने फलों की खेती की संभावना पर जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। किंतु तब तक आज़ादी के नज़दीक आ गए थे। तो ये जो ख़ास तौर पर बागान जो हैं और फल उत्पादन है, वो कोई प्रमुख स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। किसान जो है अपनी आवश्यकता, जो उसकी जीने की आवश्यकताएं थी, उसके पशुओं की आवश्यकताएं थी, वो तो अपने उत्पादों से कर लेता था। बाकी अन्य चीज़ों पर वो बाज़ार पर डिपेंड करता था, और उसके पास जो सरप्लस था वो रेवेन्यू में और ब्याज में निकल जाता था। तो इस तरह से कुल मिला करके किसान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस ऐसी स्थिति में जो उत्पादन के स्वरूप को देखें तो बहुत एनकरेजिंग नहीं था। किसान बिल्कुल सर्वाइवल लेवल पर, मार्जिन लेवल पर वो जीवित था, और वो सबके लिए अन्न उपजा रहा था। धन्यवाद।